खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपने खास बुलेटिन की तरफ, क्योंकि इस बुलेटिन में देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, हर खबर पर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे साथ क्या क्या चल रहा है आज इसके बारे में भी वो हमें आप बताएंगे। तो ले चलते आपको हमारे रिपोर्टर्स के पास। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार से हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष मौजूद हैं, शरद हमारे साथ मध्य प्रदेश से मौजूद हैं, और साथ ही लखनऊ की बात करें तो हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी मौजूद हैं, और साथ ही जयपुर से हमारे साथ अरविंद पलावत मौजूद हैं। सबसे पहले पंकज आपके पास आऊंगी। पंकज, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज की क्या कुछ बड़ी खबरें रहेंगी? कोरोना के जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? अनन्या, देखिए, कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। चूंकि अर्थव्यवस्था पटरी पे लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। सभी जोनों में जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो शुरू करने का निर्णय लिया है, लेकिन उनके कर्मचारियों की जो संख्या होगी वो 33% होगी। वहीं लखनऊ में आज से सभी निजी और सरकारी दफ्तर खोलने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना होगा। उसके लिए संबंधित एक अधिकारी को सूचना देनी होगी। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, कोविड-19 जो फंड बनाया गया था, कोविड-19 के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार शराब में सेस लगा सकती है। आज इस पे फैसला, सरकार कैबिनेट की बैठक होने वाली है दोपहर के बाद, जिसमें निर्णय लिया जाएगा। 30 से 40% लखनऊ उत्तर प्रदेश में शराब महंगी हो जाएगी। साथ ही डीजल पर भी स्टेट अपना सेस खास करके कोविड-19 को देखते हुए लगाने पे विचार कर रही है। ये दोनों अहम प्रस्ताव आज की कैबिनेट में लाए जाएंगे, यानी आज से उत्तर प्रदेश में शराब के साथ साथ जो डीजल और पेट्रोल है उसके रेट महंगे हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महंगी शराब होगी। हालांकि इससे पहले दिल्ली में 70% तक शराब महंगी की गई है, और सबसे बड़ा कारण है कि 40 दिन से ज़्यादा लॉकडाउन के दौरान जो दुकानें बंद थी, खास तरीके तौर पे उत्तर प्रदेश में खनन हो या फिर आबकारी हो या परिवहन हो या निबंधक हो, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ। जो औसतन प्रतिमाह राजस्व आता था 15,000 करोड़ के आसपास, 12 और 15 के बीच में, वो घट करके 2,000 करोड़ के बीच हो चुका है। ऐसे में चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों को बड़े पैमाने पे आर्थिक भत्ता दिया है, तो सरकार का ये भी मानना है कि अब आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देनी है, फिर से उन गरीबों को या ऐसी और व्यवस्थाओं को सरकार पे पटरी पे लाना है। तो ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है, शराब के साथ साथ जो डीजल और पेट्रोल है उस पे वैट लगाने पे विचार कर रही है। दूसरी तरफ चूंकि अब भारत सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को बाहर उत्तर देश में लाने पर विचार कर रही है, और कल से इस शायद फ्लाइटें भी शुरू कर दी जाए। उसको देखते हुए लखनऊ के साथ साथ बनारस में जो इंटरनेशनल खास करके जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। जो भी विदेश से आएंगे वो 14 दिन वहीं पे क्वारंटाइन किए जाएंगे। इसको देखते हुए वहाँ के जिला प्रशासन के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी से लगातार जिला प्रशासन समन्वय से बातचीत कर रहा है। वहीं आज गुजरात के साथ साथ कई और राज्यों से उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक या लोग मजदूर फंसे हुए थे वो वापस आएंगे। वो ट्रेनें दोपहर के बाद लखनऊ पहुंचेगी। उसको भी व्यवस्था उसके लिए भी सुचारू रूप से की गई है। जो परिवहन निगम की बसें हैं उनको लगा दी गई हैं। दूसरी तरफ चूंकि सरकार जो इकाइयां खोलने जा रही है उसको लेकर के जो खास करके जो व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं उनका मानना है, उनका कहना है, चूंकि सरकार जिस गाइडलाइन से खोलने पे विचार कर रही है तो उनके पास ना तो मजदूर है और ना उस 33% के दौरान काम शुरू हो पाए, क्योंकि कच्चा माल या पक्का माल सारी चीजें बंद थी। ऐसे में थोड़ी दिक्कत होगी, इसको लेकर के भी बातचीत होगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आज फिर से बैठक करेंगे और बैठक में वर्तमान हालात के साथ साथ कई सारे अहम मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जिसमें उनके साथ कई सारे सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे। वर्तमान हालात क्या है उत्तर प्रदेश की, इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ शराब उत्तर प्रदेश में महंगी होने जा रही है। अनन्या,
बिल्कुल पंकज, जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जो लोग फॉरेन कंट्री में फंसे हुए हैं उनको अब देश वापस लाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। हमारे साथ अरविंद पलावत जुड़े हैं राजस्थान से। अरविंद, जयपुर की बात करें तो क्या कुछ बड़ी खबर आज जयपुर से रहने वाली है और किन बड़ी खबरों पर नजर रहेगी आज? जी देखिए अनन्या, सबसे बड़ी खबर की यदि बात करें तो कल एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति यहां पर मिला है जो जयपुर के गांधीनगर इलाके में रहता है। और बड़ी बात यह है कि ये जो पॉजिटिव मरीज आया है ये जो है मरीज वो सीएम हाउस के अंदर ड्राइवर था। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं जो अब खतरा है वो सचिवालय है, सीएम हाउस है या सिविल लाइंस जो जहां पर सारे मंत्री विधायक रहते हैं वहां पर भी पहुंच चुका है। तो वहीं एक 80 वर्षीय बुजुर्ग, वो भी सीएम हाउस के पास ही एक डॉक्टर हैं, उनके पिता हैं, वो भी यहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में सिविल लाइंस का जो 1 किलोमीटर का इलाका है वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। सिविल लाइंस वो क्षेत्र है जहां पर राजभवन है, मुख्यमंत्री निवास है, तमाम जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है, उनके वहां पर आवास है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी बात यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को कल यहां पर पॉजिटिव पाया गया, हालांकि एक राहत की बात यह है कि 23 तारीख को उसे सीएम हाउस से रिलीव कर दिया गया था। उसके बाद वो सिक्कर रोड के एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट था और वहीं पर ऐसे जब लक्षण मिले तो उसकी कोरोना की जांच कराई गई, जो वहां पर पॉजिटिव मिली। तो ऐसे स्थिति में अब ये देखना होगा कि सचिवालय है, सीएम हाउस है, यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी जांच होती है या नहीं होती है, क्योंकि 23 तारीख को उसको वहां से रिलीव कर दिया गया था। तो वहीं यदि दूसरी बात करें कोरोना को लेकर, तो कोरोना का खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 12 लोगों की कल में यदि बात करें तो 12 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। उसमें जयपुर से 6, कोटा और जोधपुर से 3-3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। इसके साथ ही जो संख्या बढ़कर है वो 3158 यहाँ राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की हो चुकी है। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रोजाना यहाँ मिल रहे हैं। कल 97 कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ यदि बात करें थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर मिल रहा है कि 1525 जो कोरोना पॉजिटिव्स हैं उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है और इनमें से 11 से 20 को जो है डिस्चार्ज किया जा चुका है अस्पताल में। और एक्टिव केसेस की बात करें तो 1544 एक्टिव केसेस है, जबकि करीब 400 लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उनको भी फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। तो इस तरह से करीब 2000 जो केसेज हैं, 2000 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान ने लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। 1,34,000 के आसपास जो स्क्रीनिंग है वो यहाँ पर की गई है। उसमें से 3158 जो केसेज हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव मिले हैं और 1,28,000 के भी जो जांच रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, जबकि 3,500 के आसपास जो सैंपल्स हैं उनकी जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। और देखिए पहले जहां जयपुर और जोधपुर में संक्रमण का खतरा था, उससे पहले भीलवाड़ा में एपिक सेंटर बना, तो अब चित्तौड़गढ़ एक नया जिला एक साथ सामने आया जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया है निम्बाहेड़ा। जिस तरह से जयपुर का रामगंज और परकोटा जो इलाका है, उसी तरह से जो निम्बाहेड़ा इलाका है वहां पर लगातार जो पेशेंट सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब ये बनते जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक बैठक ली और इस बैठक में उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय जो भी लोग विदेश से यहां पर आ रहे हैं केवल उन्हीं लोगों को आने की इजाजत दी जाए जो कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं। किसी भी पॉजिटिव व्यक्ति को यहां पर आने नहीं दिया जाए। तो इसके साथ ही यदि उन्होंने ये भी कहा है कि जिलेवार जो सूचियां हैं वो यहाँ पर मांगी जाए और उन जिलेवार सूचियों के आधार पर ही उन सभी को यहाँ पर जो है जिलों में प्रवेश दिया जाए, क्योंकि 14 दिन का क्वारंटाइन उनको पूरा करना पड़ेगा और क्वारंटाइन के लिए तो तमाम जो व्यवस्थाएं वो यहाँ पर करने की बात कही गई है। वहीं कोविड केयर सेंटर सभी जिलों में बनाया जाएगा। 500 से 1000 बेड का एक कोविड केयर सेंटर होगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि इसमें वे तमाम व्यवस्थाएं होंगी जिससे कोविड से निपटा जा सके, क्योंकि देखिए जब से कोविड के जो मामले सामने आ रहे हैं तो उसके बाद लगातार जो है आइसोलेशन बेड उनको चिन्हित किया गया। इसके साथ में अब कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। हर जिले में एक कोविड केयर सेंटर होगा। 500 से 1000 बेड की यहाँ पर क्षमता होगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अरविंद पलावत, आप लगातार नजर बनाए रखिए और भी तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे बिहार, जहां पर श्रीकांत प्रत्युष हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बड़ी है उनके राज्य की खबरें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और तमाम रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ तमाम राज्यों से जुड़े हुए हैं। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। बिहार से हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष मौजूद हैं, रेजिडेंट एडिटर बिहार। श्रीकांत प्रत्युष, जिस तरह से देखा जाए लगातार बिहार में भी आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। आज को लेकर अगर हम बात करें, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं और किन बड़ी खबरों पर नजर आएगी आज?
देखिए, ठीक है, बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मरीज ठीक भी हो रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। और मंगलवार को 18 मरीज नेगेटिव हो गए हैं, यानी उनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। अब तक बिहार में कुल 160 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, घर जा चुके हैं, और अब तक करीब 535 लोग पूरे बिहार में संक्रमित हुए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। तो संक्रमण का खतरा तो बढ़ रहा है, तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन उसी रफ्तार से जो कोरोना मरीज हैं वो स्वस्थ भी हो रहे हैं, ये राहत देने वाली बात है। और आपको पता है कि कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच कई ऐसे डॉक्टर हैं जो ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, और ऐसे डॉक्टरों की संख्या 362 से ज़्यादा है। तो स्वास्थ्य महकमा ने अपने 362 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला स्वास्थ्य विभाग ने लिया है। इन डॉक्टरों से पूछा गया है कि आप ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रहे हैं, आप अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का संकट ऐसा संकट है जिससे डॉक्टर ही निपट सकते हैं। डॉक्टरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और डॉक्टर ही अगर हाथ खड़े कर दें तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी। तो 362 डॉक्टर कोरोना के डर से ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, तो उनसे जवाब तलब किया है स्वास्थ्य विभाग ने। और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये शिकायतें उनके पास आ रही थी कि बिहार में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको राशन कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या 30 लाख से ऊपर है, 36 लाख से ऊपर है। तो नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और जीविका दीदियों द्वारा जो घर घर सर्वेक्षण किया गया है, उस सर्वेक्षण के आधार पर जो लोग सामने आए हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और लोक सेवा अधिनियम में तत्काल संशोधन कर दिया है। और इस संशोधन के अनुसार अब कोई भी आवेदन करेगा राशन कार्ड के लिए तो 1 सप्ताह के अंदर उसको राशन कार्ड बनाकर दे देना है। हालांकि ये बहुत बड़ी चुनौती है, लाखों लोगों को 1 सप्ताह के अंदर राशन कार्ड बना देना और उपलब्ध करा देना, लेकिन अब कानून बन गया है कि आपको 1 सप्ताह के अंदर आवेदन प्राप्त करने पर देना ही देना है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। और दूसरी खबरें भी आ रही हैं इस बीच। मुजफ्फरपुर से एक खबर आई है जो बड़ी ही शर्मनाक खबर है। वहाँ पर एक महिला को डायन बताकर उसके बाल मुड़वा दिए गए, उसके साथ बहुत मारपीट की गई और उससे जबरन मैला पिलाया गया। तो उस महिला का जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है, और पुलिस ने महिला के साथ ज्यादती करने वाले 15 लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के आधार पर FIR किया है। 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये महिला ओझा गुनी का काम करती थी, और इसकी 2 बहनें आई थी दूसरे गांव से इलाज के लिए। तो उनका झाड़ फूक कर रही थी, और गांव के लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसको पकड़कर गांव से बाहर ले गए, उसके बाल मुड़वा दिए, उसके साथ मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे जबरन मैला पिलाया। तो मामला थाने में पहुंच गया है, और 15 लोगों के खिलाफ FIR हो चुका है। 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और दूसरी खबर है कि बिहार में जो कल आंधी तूफान आई थी, बारिश हुई थी, वज्रपात हुई थी, उसमें 12 लोगों की जान चली गई है। यानी वज्रपात और आंधी तूफान में 12 लोग मारे गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है, और सबको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो बिहार में यही आज खास खबरें हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी। और आज मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है। रोज बैठकें कर रहे हैं अधिकारियों से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री हर रोज हर जिले के DM से बात करते हैं, हर रोज राहत बचाव कार्य की समीक्षा करते हैं। जो प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर से आ रहे हैं बिहार, उनकी समीक्षा करते हैं। और कल जनतंत्र टीवी की टीम बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भी पहुंची थी, जहां पर सबसे ज़्यादा प्रवासी आ रहे हैं। झारखंड के, बंगाल के और बिहार के हजारों हजार प्रवासी रोज पैदल चलकर 1000 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चलकर बिहार की सीमा में घुस रहे हैं। क्या वहाँ उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है? कैसे उनको वहाँ से घर भेजा जाएगा? क्या वहाँ पर सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं चेक पोस्ट पर? इन तमाम बातों का जायजा जनतंत्र टीवी ने लिया। तो पता चला कि बहुत खामियां हैं। स्क्रीनिंग के नाम पर केवल उनका थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। जी चलिए ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिए। आपसे और भी चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश सीधे आपको लेकर चलते हैं, जहां पर शरद व्यास हमारे संवाददाता मौजूद हैं। शरद, मध्य प्रदेश की बात करें तो एक तरफ लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से कहा गया है जो तमाम फॉरेनर जो इंडियंस विदेश में फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा देश,
और उसको लेकर अब जल्द से जल्द रणनीति बनाई जा रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये चीजें शुरू हो जाएं 1 या 2 दिन में। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? मध्य प्रदेश में अगर कुछ लोग आते हैं तो उनको किस तरह से, कहां पर और क्या कुछ व्यवस्था की गई है उनके लिए? देखिए, देश के विदेश मंत्रालय के द्वारा ये नीति बनाई गई है कि जितने भी लोग विदेशों में हैं उसके लिए 64 एरोप्लेन अलग अलग माध्यम से शुरू किए जाएंगे पूरे देश भर में। मध्य प्रदेश भी उसमें एक राज्य है, तो मध्य प्रदेश के लोग भी जो विदेशों में हैं उनको भी मध्य प्रदेश में लाया जाएगा। हालांकि एक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में फरवरी माह में अधिकांश लोग मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, जिसमें 5500 लोग तकरीबन इंदौर में आ चुके हैं, 1800 लोगों के आसपास भोपाल में आ चुके हैं, और ये 2 ही प्रमुख बड़े शहर है जहां पर अधिकांश लोग विदेशों में जाकर रहते हैं। तो फिलहाल ये लोग आ चुके हैं और अगली प्रक्रिया के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। कुछ जो बच्चे कुछ लोग हैं उनको लाने की व्यवस्था की जाएगी और उनको क्वारंटाइन करना होगा, तो क्वारंटाइन की व्यवस्था उनके होम क्वारंटाइन के माध्यम से ही की जाएगी, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है मध्य प्रदेश को बंद हुए भी, तो इससे काफी नुकसान भी हो रहा है। मध्य प्रदेश की यदि बड़ी प्रमुख खबरों की बात करें तो कोरोना सबसे बड़ी खबर है, जिसमें 3,000 के आसपास आंकड़ा बाहर हो चुका है और मरने वालों की संख्या 170 के ऊपर हो चुकी है। भोपाल में 600 का आंकड़ा पार हो चुका है। इंदौर में तकरीबन 1800 के आसपास, अभी तक 1645 के आसपास मरीज हो चुके हैं, और उज्जैन में 40 लोगों की मौत हो चुकी है, 188 वहां के मरीज हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा शराब को लेकर जहां पूरे देश भर में हाहाकार मचा है, तो मध्य प्रदेश में भी सरकार ने एक आदेश जारी करके सभी शराब के जो ठेकेदार हैं उनको निर्देशित किया है कि सभी सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक शराब की दुकान खोलें। लेकिन इसमें 9 जिले जो कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन और अन्य जिलों को मिला लें जो रेड जोन में है, उनमें शराब की दुकानें नहीं खोली जाएगी। तो इसको लेकर आज शराब की दुकानों की खुलने की शुरुआत भी हो जाएगी। कल बैठक भी हुई थी। दूसरी सबसे बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, और सुगबुगाहट के साथ साथ ये अब ये जोर आजमाइश शुरू हो चुकी कौन मंत्री बने, क्योंकि 28 मंत्री बनने हैं, और 28 मंत्रियों के लिए अभी फिलहाल 22 मंत्रियों के लिए अनुमति मिली कि 22 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 5 मंत्री पहले ही बन चुके हैं, 27 मंत्री टोटल हो जाएंगे। तो 22 मंत्रियों के लिए सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि कौन कौन मंत्री बनेगा। आने वाले 3-4 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। संबल योजना जो चौथी सबसे बड़ी खबर है, संबल योजना की शुरुआत हो चुकी है। 41 करोड़ रुपए अब तक सभी असंगठित क्षेत्र के लोगों के खातों में डाल दिए गए हैं, उनकी मदद कर दी गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इस पूरी योजना को बंद कर दिया था, इसको नया सवेरा नाम दिया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से इसको संबल योजना के नाम से शुरू किया है। इसको रिकंटिन्यू करते हुए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं फिर से उसको सुचारू करने के निर्देश दिए और लोगों को फायदा पहुंचाया। तो ये 4 से 5 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं मध्य प्रदेश की, और इन खबरों के माध्यम से जनतंत्र टीवी हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। चलिए शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम राज्यों से जो तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।